हेलो विद्यार्थियों। पिछले सेशन में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर चर्चा की थी कि किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन था। वो एक बड़ा ही आंदोलन था जिसकी व्यापकता अब तक के हुए आंदोलनों में सबसे बड़ी थी। अब हम उस आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसके कारण आखिरकार अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा और जो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी वो अंतिम महान लड़ाई थी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसे कि अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त 1942 में जो गांधी जी थे उन्होंने इस आंदोलन का जो प्रमुख नारा था करो या मरो की उद्घोषणा के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। इतना बड़ा आंदोलन, उसका मुख्य नारा भी करो या मरो, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी जी ने इसमें हिंसा का पुट बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें वो कौन कौन सी पूर्व की वो घटनाएं या जो उत्तरदायी जो परिस्थितियां रही हैं जिनके कारण यह आंदोलन छेड़ना पड़ा। ऐसा नहीं है कि एकाएक अचानक से हमने इस आंदोलन को छेड़ा और आज़ादी प्राप्त कर ली। इसके लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो इसके जो उत्तरदायी जो कारण हैं उसमें यदि हम देखें तो प्रथम जो है वो कि भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करना एक उस समय का अचानक हुआ और एक बड़ा कारण था जिसके कारण भारत को इस राह पे जाना पड़ा। तो जो दूसरा विश्व युद्ध था जिसको कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर मित्र राष्ट्रों यूएसए, यूके, फ्रांस आदि ने धुरी राष्ट्रों यानी जर्मनी और जापान के खिलाफ इसको लड़ा था और इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। तो जो गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उनका यह विचार था कि जो मित्र राष्ट्रों के इस प्रयास में हमें नैतिक सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यह जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही लड़ा जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस है उसके भीतर जो अन्य जो सदस्य थे उनका ये मानना था, उस समय वर्धा में एक बैठक भी आयोजित की गई थी कि मित्र राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करना हमारे द्वारा एक नैतिक बात नहीं बनती है। क्योंकि यह युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है जिसमें दोनों ही पक्ष अपने अपने औपनिवेशिक स्वार्थों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अतः किसी भी पक्ष का समर्थन हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर हमारे और जो कांग्रेस का यह कर्तव्य बनता है कि हमें तुरंत प्रभाव से वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ देना चाहिए। लेकिन आगे जब कांग्रेस की अन्य जो बैठकें हुई, जैसे कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को ऐसे साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिसमें भारत की जनशक्ति एवं जो साधन हैं उनका दुरुपयोग ब्रिटिश स्वार्थों के लिए हो रहा हो। तो ये सारी जो कार्रवाइयाँ थी कांग्रेस की तरफ से हो रही थी। लेकिन सितंबर जो 1939 में जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारत को युद्धरत देश घोषित करके धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में शामिल कर दिया। तो इस प्रकार से जो भारतीय जो जनमानस है उनको विश्वास में लिए बिना ही भारतीयों का जो आत्मनिर्णय का जो अधिकार है उसकी अवहेलना करते हुए भारत को इस युद्ध में ब्रिटिश सत्ता ने धकेल दिया, जिससे कि भारतीय जनमानस, कांग्रेस और समूचे भारतवर्ष में इसकी तीव्र आलोचना की गई। अब आगे जाकर जब इसकी विरोध स्वरूप में या आगे की कार्रवाई के रूप में कांग्रेस द्वारा जो कदम उठाया गया वो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो 1939 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल करने का हक ब्रिटिश सत्ता को बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हमें करना चाहिए कि केंद्र में भारतीयों को लेकर एक ऐसी सरकार बने जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो और युद्ध के बाद भारत को स्वाधीनता देने का वादा वो करे। लेकिन ब्रिटेन के समक्ष जब इस प्रकार की मांगें रखी गई तो ब्रिटेन ने उनको पूरे सिरे से इसको नकार दिया था। इसके बाद जो भारत को युद्ध में शामिल करने का जो गतिरोध था, जो विरोध था, वो दिनों दिन बड़ी व्यापक पैमाने पे बढ़ता हुआ जा रहा था, जिसकी
चर्चा वैश्विक पटल पे भी होने लगी। तो ब्रिटिश सत्ता ने तुरंत जो यहाँ पास है लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा एक घोषणा करवाई गई जनवरी 1940 में कि युद्ध के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा भारत को औपनिवेशिक दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो शुरू से ही इस प्रकार की थी कि कैसे भी करके अपना फ़ायदा उनको दिखता था और उसके लिए वो कुछ भी झूठे वायदे कर सकती। तो इस घोषणा की भी मंशा यही थी कि भारतीयों को केवल आश्वासन देकर उनका समर्थन हासिल करना था। तो मार्च 1940 में जब अब्दुल कलाम थे, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का रामगढ़ जो अधिवेशन है वो हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत की जनता पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी और भारत की जनता को अपना निजी संविधान तैयार करने का पूरा अधिकार है। और उन्होंने कहा यदि इस प्रकार की मांगें उनकी नहीं मानी गई तो वो व्यक्तिगत हत्या करने की चेतावनी देते हैं। एक प्रकार से एक तरफ जो विश्व युद्ध चल रहा था उसकी आहट धीरे धीरे भारत के समीप आती हुई जा रही थी और भारत के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता है और ब्रिटिश के द्वारा जो इस प्रकार का काम किया गया उसके प्रति जो आक्रोश की जो लहर है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो इसी कारण से जो मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव देना शुरू किया कि आप कैसे भी करके भारतीयों का समर्थन हासिल करें। तो इसी उद्देश्य से ब्रिटेन ने 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव है बड़ा ही महत्वपूर्ण था, उसकी घोषणा उनकी सरकार के द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके अंतर्गत ये बातें रखी गई कि जो ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य है वो भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना है और युद्ध के समाप्त होने पर तुरंत एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय प्रतिनिधि भी होंगे। तो ये जो बिंदु है यहाँ पहली बार जो ब्रिटिश सत्ता है उन्होंने ये स्वीकारा कि भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और उसमें भारतीय भी शामिल होंगे। आगे उन्होंने इसमें यह भी कहा कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा और ब्रिटिश सरकार भारत की शांति और कल्याण के मद्देनज़र शासन का जो उत्तरदायित्व है वो किसी एक ऐसे दल को नहीं सौंपेगी जिसका अन्य कोई दल विरोध करे। अर्थात वही फूट डालो राज करो की नीति का जो ब्रिटेन का जो मूल मंत्र है, मतलब वो सभी जगह इस बात की गुंजाइश छोड़ते थे कि हमारे द्वारा जो भी कोई बात है वो यकीनन किसी एक पक्ष को वो बात पसंद आएगी और किसी अन्य पक्षों को वो बात पसंद नहीं आएगी। तो हुआ क्या कि कांग्रेस ने इस घोषणा को तुरंत प्रभाव से अस्वीकृत कर दिया क्योंकि उनकी मांग भारत पर शासन तत्काल भारतीयों को सौंपा जाए, ये नहीं कि औपनिवेशिक दर्जा या उनके अधीन रहते हुए भी भारतीयों को इस प्रकार का शासन सौंपा जाए। और वहीं जो मुस्लिम लीग था उसने भी इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें इसमें पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय गांधी जी के अलावा। तो उन्होंने गांधी जी से दोबारा से यह आग्रह किया कि आप असहयोग का मार्ग वापस अपनाएं और ब्रिटिश सत्ता का जो ये कृत्य है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करें। लेकिन गांधी जी जो कि दार्शनिक थे, नैतिक थे, वो ये मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस समय संकट की स्थिति में है और ऐसे समय में हमें अनुचित लाभ उठाते हुए इस प्रकार का कार्य हमें नहीं करना है। तो उन्होंने इसमें ये बात स्वीकार की कि हम सामूहिक कार्रवाई के स्थान पर एक सीमित स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। तो इस आधार पर जो अगस्त प्रस्ताव था उसकी परिणति में फिर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो आया, जो एक नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था और अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया था, जिसका स्वरूप प्रतीकात्मक विरोध था और जिसमें अहिंसा की पालन पर विशेष बल दिया गया। तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ, जिसमें पहले जो सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने पवनार से यह आंदोलन प्रारंभ किया और दूसरे थे वो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया और प्रतीकात्मक विरोध के रूप में। लेकिन धीरे धीरे यह जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, क्योंकि जो भारतीय हैं
या पूरा जो भारतवर्ष है वो अब तक आते आते यहाँ तक गांधी जी की जो शिक्षा है, उनकी जो पवित्रता है और उनका जो लक्ष्य और जो उद्देश्य है, उनको या उनसे पूरी तरीके से जानकार हो चुके थे। और उनको भी यही लग रहा था कि अब हम इसके माध्यम से ही इस दुष्ट शासन को बाहर निकाल सकते हैं। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि केवल सीमित स्तर पर शुरू किया गया, वो धीरे धीरे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेने लग गया। अंततः जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन के लिए वातावरण तैयार कर दिया था। तो विश्व और दूसरी तरफ जो विश्व युद्ध है, उसकी जो बदली और विकट परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि जो जापानी सेनाएं हैं वो बर्मा तक आ पहुंची थी, और जो वैश्विक जो है जैसे मित्र राष्ट्रों का जो समूह, उन्होंने ब्रिटेन पे दबाव बनाना शुरू किया, तो ब्रिटेन ने भी वार्ताओं का दौर शुरू किया। और तो इन बदली हुई परिस्थितियों में भारतीयों को और कांग्रेस को भी यह लगने लग गया कि वाकई में अब हमारे सामने संकट आ खड़ा हुआ है, तो हमें एक सकारात्मक जो वातावरण है उसकी तैयार करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो 1941 में जो बारदौली अधिवेशन हुआ था, उसमें इस व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है इसको स्थगित करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार ये मुख्य वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक नींव तैयार होने का कार्य इन घटनाओं और परिस्थितियों ने किया था। आज के लिए इतना ही। आगे के सेशन में हम जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो और बचे हुए जैसे कृष्ण प्रस्ताव 1942 और भारत छोड़ो जो प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रगति और कार्यक्रम या जो सरकार द्वारा किया गया जो दमन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।